May I come in, sir? Please come in. Good Welcome. morning, sir. Good morning. Please be seated. Thank you. Please introduce yourself without your name and district. Also tell us about your strengths and weakness, and also why you are interested in becoming RAS. जी सर। सर मैंने अपनी 10th नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 86% के साथ की है जैतारण से। मेरी 12th आदर्श विद्या मंदिर माजीवाला बालोतरा से हुई है, जिसमें मैंने 86% अंक प्राप्त किए थे। मेरी ग्रेजुएशन नॉन कॉलेजिएट के रूप में यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से BSc के रूप में हुई है। 2016 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी। 2017 में एज अ ग्राम विकास अधिकारी मैंने पंचायती राज में ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने 6 वर्ष लगभग वहाँ सेवाएं दी। उसके बाद RAS 2021 के थ्रू मेरी रैंक 335 आई थी, जिसमें मुझे एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर पद प्राप्त हुआ था, फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट। तो मैं अभी जिला रसद कार्यालय बालोतरा में कार्यरत हूँ एज अ प्रवर्तन निरीक्षक। और मेरी स्ट्रेंथ में सर जो मैं मानता हूँ, एक डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी मेरी अच्छी है, और मैं हर जगह लॉजिक का यूज़ करता हूँ, जो मुझे त्वरित निर्णय लेने में काफ़ी सहायता देता है। करुणा का थोड़ा भाव है, जो मुझे एक स्टेप आगे बढ़कर मुझे किसी भी योजना को इम्प्लीमेंट करने में मेरे को काफ़ी काम आता है। इसके अलावा जो इंटेग्रिटी है वो मैं मानता हूँ मेरे अंदर है। कमियों में देखा जाए तो सर चलो ठीक है, हो गया, आगे बढ़े अपन थोड़ा। जी सर। सर स्टार्ट। बालोतरा में अभी प्रदूषण वाली समस्या काफी चल रही है। 1987 में भी पढ़ा करते थे, जिसको पाली पोल्यूशन का नाम दिया गया था। सॉरी सर, पाली पोल्यूशन। भैरू सिंह जी शेखावत उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी एक टीम भेजी थी। तो अभी तक इसका निस्तारण क्यों नहीं हो पा रहा? ये कंटिन्यूस प्रॉब्लम हो रही है और ग्राउंड गेन करती जा रही है ये। सर पॉल्यूशन का मेन रीजन है बालोतरा में जो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज है, उनकी तादाद लगभग 400 से 500 फैक्ट्रीज है वहाँ पे। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है CETP, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, उनकी संख्या कम है सर उनकी तुलना में। और दूसरा सर, इसका जो निस्तारण किया जा रहा है वो सीधा लूनी नदी के अंदर किया जा रहा है आज भी। ये सारी समस्याएं तो रहेगी जी सर। इनका कोई उपचार नहीं। आदमी को कपड़ा भी चाहिए, कपड़ा रंगीन भी चाहिए, कपड़ा फैक्ट्री में बनेगा, कपड़े में डाइंग वगैरह सारी चीजें यूज होगी। अब मैनेजमेंट अपने को करना है, तो क्या किया जाए इसके लिए? सर इसके लिए सबसे पहले कुछ वहाँ के लोकल लोग भी सजेशंस देते होंगे, कुछ वहाँ के एनवायरमेंटलिस्ट टीम भी है। अभी संगीत लोढ़ा जी के नेतृत्व में एक टीम भी गठित की गई है, वो भी रिपोर्ट दे रहे हैं। तो क्या क्या समाधान दिख रहा है आपको इसका? सर इसका समाधान एक तो हमें CETP की संख्या बढ़ानी होगी। प्रॉपर यदि ट्रीटमेंट करने के बाद ही पानी छोड़ा जाए, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा सर, जो इंडस्ट्रियल एरिया के जो नाले जितने भी है, उनमें वो पानी वेस्ट पड़ा रहता है और वहाँ पे मलेरिया जैसी बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही है। उस केमिकल में मलेरिया पनप जाता है या मच्छर? जी सर, पनप सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। उसको हमें नगर निगम से या परिषद से बात करके वो रेगुलर यदि हम सफाई करवाएं वहाँ की। और तीसरा सर, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसकी जो भी डंपिंग कर रहे हैं, तो परिवहन विभाग से बात करके हम उनको मॉनिटरिंग ज़्यादा करवा सकते हैं वहाँ पे, ताकि वो डंप ऐसी वैसी जगह ना करवाएं। ठीक है। भारत में धर्म है कई सारे, वेल नोन है। आप बताइए, ये पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में सहायक है या पर्यावरण प्रदूषण बढ़ाने में सहायक है? तो धर्म का रोल सर, कुछ संप्रदाय है जो काफ़ी, यदि पर्यावरण प्रदूषण विशेष तक कर रहे हैं ऐसा तो मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन उसको बचाने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे विष्णु संप्रदाय है, तो पर्यावरण के प्रति काफ़ी वर्षों से सतर्क है, ठीक है, चर्चित भी है जगह जगह। और इसके अलावा सर देखा जाए तो सर धर्म का तो रोल इतना ही बता पाऊंगा। नहीं, दीपावली पर क्या स्थिति होती है, होली पर क्या होती है? अच्छा जी सर, दीपावली जी सर बिल्कुल है, जो पटाखों का है उसकी वजह से एयर पोल्यूशन तो काफ़ी होता है सर। और होली पर? होली पर एज सच यदि हम सही कलर का यूज़ करें तब तो नहीं है, लेकिन आजकल जो केमिकल्स के कलर आ रहे हैं। मकर संक्रांति पर क्या स्थिति होती है? पतंगों की वजह से जरूर सर, जो चाइनीज मांझा यूज हो रहा है उसकी वजह से ये हमारे सब कुल मिला के जो योजनाएं, जो भी सरकार मॉनिटरिंग के स्तर पर कमियां हैं, यदि उनको प्रॉपर किया जाए। एक एनालिसिस आया था कि जो मूर्तियां और जो धार्मिक प्रतीक होते हैं उनको स्वच्छ जल में या आसपास जो जलाशय होते हैं उनमें विसर्जित किया जाता है। उसकी वजह से भी आपको पोल्यूशन लग रहा है क्या? सर यदि उन मूर्तियों को बनाने में केमिकल्स का यूज किया गया या जैसे पेंटिंग की गई है, तो उसकी वजह से जरूर पॉल्यूटेड करते हैं पेंटिंग एक से एक सजा करके, बड़ी मूर्ति और उसको अच्छी मूर्ति सजा के, ताजिए सजा करके, गणपति की, दुर्गा की मूर्ति सजा करके। जी सर, तो इससे पॉल्यूशन तो होता है सर बिल्कुल। तो आसपास के जलाशय है, नहरें हैं, बिल्कुल बांध है, उन्हीं में ले जाकर के इनको डिस्पोज करते हैं, चाहे ताजिया हो। जी सर, तो इससे वो ऑक्सीजन की जो क्षमता है
तो वो घट जाती है, तो वहाँ के जो जलाशय में जो मछलियाँ वगैरह है उनको दिक्कत होती है। दूसरा पीने के पानी में किसी स्टेट ने इनको रोकने के लिए भी कोई आवाज उठाने के लिए कुछ प्रयास किया है क्या, सॉरी सर मेरे कि ध्यान में नहीं। इसको कुछ ट्रीट किया जाए या मूर्तियों को कहीं साइड में रखा जाए या एनी भी जो भी पोल्यूटेंट फैक्टर्स है उनको रोका जाए? सर मेरे ध्यान में तो नहीं है, लेकिन ऐसा किया जाना चाहिए। जैसे यदि हम उनके विसर्जन के लिए एक स्थान बना दे फिक्स, और उसके आगे हम बैरिकेड्स लगा के मोटा मोटी जो कचरा है उसको हम एफ्लुएंट प्लांट के जरिए या कैसे भी करके उसको पानी को वापस उसमें मेन बहाव में छोड़ें, तो वो बेहतर हो सकता है। ठीक है। अभी ईयू समझौता हो रहा है जी सर। कारों को लेकर के, पढ़ा है क्या आपने कुछ इसके बारे में लेटेस्ट? हाँ जी सर, थोड़ा कौन सा अखबार पढ़ा है? सर कल पढ़ा था, आज तो नहीं पढ़ पाया मैं वहाँ पे जाकर। हाँ, ठीक है। तो कारों के लेकर कहा जा रहा है 110% से 10% पे आ जाएगी। क्या वास्तविकता क्या है? 110% तो 1 करोड़ की कार तो 10 लाख में ही मिल जाएगी आपको। टैक्स जो लगेगा उसमें 10 लाख लगेगा। काफ़ी नहीं सर, एक्चुअली उसमें टैक्स जो है उसको कम किया जाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी है उसमें, और वो भी ग्रेजुअल तरीके से की जाएगी अगले 4-5 वर्षों में। उसको पहले 110 से हो सकता है 80 पे लाए, फिर 60 पे लाए, फिर 40 पे लाए, एकदम से उसको कम नहीं किया कुछ जाएगा। क्लासिफाई किया गया कि किस पर टैक्स जी सर। 110% होगा और किस पर नहीं होगा? सर जो 16 लाख से ज़्यादा जो महंगी गाड़ियाँ हैं हम्म। उन पर इंपोर्ट ड्यूटी है, उसको कम किया जाएगा, उसके एक- नीचे जो है उसको नहीं तो ये तो जो विदेशी कंपनियां वो भारत में ला करके उनके पार्ट्स को असेंबल कर रही है। सर असेंबलिंग का वो एक तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत यदि भारत यहीं पे ला रहा है तो वो और भी बेहतर है सर, क्योंकि उसमें वो भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं तो लगेगी। मेरा 10%। मतलब है इस पर क्या है, आपने कुछ पढ़ा हो तो आप इस पर बोलिएगा कि क्या चीज़ है ये। सर मैंने जितना बताया मैंने उतना ही ध्यान में है सर। अच्छा, इसके ठीक अलावा- है। ये अमेरिका फर्स्ट, जी सर। ट्रम्प साहब ने चुनावों से पहले ही ये शब्द बोलना शुरू कर दिया था। बिल्कुल। तो ये क्या नीति है अमेरिका फर्स्ट की? सर अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका आज तक जो एक तरह से विश्व को डोमिनेट करता आया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की एक नीति ये है कि वो हर क्षेत्र में अमेरिका के जो स्वार्थ है उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो H1B वीज़ा हो, वो चाहते हैं कि अमेरिका के लोग ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी लगे और बाहरी लोग यहाँ ना आए, प्रवासियों को बाहर निकाला जा रहा है वहाँ से। इसके अलावा उनके जो हित है, जैसे वेनेजुएला पे उन्होंने अभी अटैक किया ताकि वहाँ का ऑयल गेन कर सके। और सर इसके अलावा ग्रीनलैंड पे अभी वो उन्होंने बहुत ही बेतुका बयान दिया था कि वो उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं। मुझे ठीक लगता है ये है। विश्व ऑर्डर के लिए आज वो प्लेन, एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हुआ है, जी सर। अजीत पवार जी चले गए। इससे पहले भी 2-4 राजनीतिज्ञ हादसों में चले गए। जी सर। कोई याद है कौन कौन ऐसे हादसे के शिकार हुए हैं? सर एक जनरल विपिन रावत जी, उनकी डेथ जहाँ तक मुझे याद है सर, प्लेन पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ, तो कई पॉलिटिशियन सर सुभाष चंद्र बोस जी का कहते हैं कि उनकी डेथ अभी अरे वो विवादास्पद है, लेकिन प्लेन क्रैश में ही हुई थी। वो इतनी दूर नहीं, अभी रूपाणी जी अहमदाबाद में गुजर गए थे ना। जी सर, रूपाणी, तो विजय इतनी रूपाणी दूर जी। क्यों जाते हो, थोड़ी पास में देखो ना। एक्चुअली मैं पीछे से मैं कवर हैं? करता आ रहा। और भी है। संजय गांधी जी की शायद, जहाँ तक मुझे याद है सर। संजय गांधी जी की नहीं हुई थी, राजीव गांधी जी, सॉरी सर, और एक थे मध्य प्रदेश के, सॉरी सर ध्यान में नहीं है। नहीं आ रहा ध्यान, अच्छे कांग्रेस के अच्छे लीडर थे सॉरी ध्यान में नहीं है। सर। संजय गांधी की ही हुई थी प्लेन क्रैश में। राजीव गांधी को तो वैसे मारा था आतंकवादी उसने। मैं श्योर नहीं हूँ सर दोनों। पेरम्बुदूर में मारा था ना वो। हाँ, वो तो राजीव जी को मारा था। राजीव- प्लेन क्रैश में तो संजय संजय गांधी की डेथ हुई थी गुजरे थे। या माधव सिंह सिंधिया की डेथ हुई थी। अच्छा सर, जी सर। चलिए। अच्छा, तो अभी बात चल रही थी अमेरिका की, तो जो यूएनओ है उसका कोई पॉजिटिव रोल नहीं है। अमेरिका जो इच्छा हो वो कर रहा है, या इच्छा हो जो बयान दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में यूएनओ की आप क्या प्रासंगिकता पाते हैं? क्या इसमें कोई आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है? सर यूएनओ में सबसे पहले तो यूएनएससी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके जो 5 स्थायी सदस्य है उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। और भारत अब इस स्थिति में है सभी तरह से, चाहे वो आर्थिक हो या हमारी पॉपुलेशन बहुत अच्छी है या रक्षा के क्षेत्र में, तो हमें जोड़ा जाना चाहिए और उनकी संख्या बढ़ा के लगभग 10 से 15 के बीच में की जानी चाहिए सबसे पहले। दूसरा सर, यूएन की जो जनरल असेंबली है और उनके जो यूएन के जो प्रेसिडेंट होते हैं उन पर शुरू से यूएसए का एक प्रभुत्व रहा है। यूएन का मेजर बजट जो है वो यूएसए से ही आता है, तो हमें बजट को भी एक तरह से वैश्विक रूप पर डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है ताकि उस पर एक तरह से उसका कब्जा ना हो। क्योंकि फिलहाल जो अमेरिका की कुछ नीतियाँ हैं वो यूएनओ को कमज़ोर जरूर कर रही है। जैसे वो कई
यूएन संगठनों से भी बाहर निकल गया है, WTO से, यूनेस्को से वो बाहर आ गया, पेरिस कन्वेंशन से वो बाहर आ गए हैं। तो ज़रूर सर उस पे अब मुझे लगता है कि यूएनओ की जो ताकत है उसको पूरे विश्व में फैलाने की ज़रूरत है, ताकि उस पर सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रोल रहे। चलिए, ये मान लीजिए राजस्थान लोक सेवा आयोग का कोई मेंबर सक्षम नहीं है या उसके खिलाफ बहुत शिकायत है, उसको सरकार उचित समझती है कि उसको पद से हटा दिया जाए, तो इसके लिए किस तरह से क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा और संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? सर अनुच्छेद माफ़ी चाहूँगा, मेरे ध्यान में नहीं है। प्रक्रिया सॉरी सर, अभी याद प्रक्रिया नहीं का आ आपको ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, राजस्थान में जस्ता उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? जी, जी सर राजस्थान में जिंक और सीसा और जस्ता ये साथ में मिलता है सर। इसमें मेनली उदयपुर में पाया जाता है एक तो सबसे ज़्यादा जो है, उसके अलावा राजसमंद में इसकी एक पेटी है, वहाँ पे पाया जाता है। भीलवाड़ा में कुछ क्षेत्र है, वहाँ पे पाया जाता है सर। अच्छा। अच्छा ये बताइए, आपने देखा होगा प्रशासन में आप नौकरी भी कर रहे हैं, बहुत ये माना जाता है कि हर स्तर पर भ्रष्टाचार है, बेईमानी है ना? तो इसको कंट्रोल करने के लिए या इसको दूर करने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर क्या क्या किया गया है? कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं जो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकती हैं? सर इसमें मुख्यतः प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो स्थापित किया गया है, जिसमें यदि कोई शिकायत कोई प्रार्थी करता है परिवादी, तो उसके तहत उसकी जांच की जाती है। इसके अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाइयों का प्रावधान है, और जगह जगह तकनीक का यूज़ किया जा रहा है ताकि ये कम से कम हो। जैसे उदाहरण तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो अभी हमारी योजना है, उसमें सर पूर्णतः 100% इसे ऑनलाइन कर दिया गया, और पोस्ट मशीन आने के बाद इसमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, लगभग करप्शन बंद हो गया है सर। तो मुझे लगता है ऐसे तकनीकी प्रयास हमें जगह जगह करने चाहिए, जैसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, अपना काम समय पे न करना, ये भी एक तरह से भ्रष्ट आचरण है सर। तो जरूर बायोमेट्रिक अटेंडेंस और अभी सभी। संस्थाएं कौन सी हैं, कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो कंट्रोल करने के लिए प्रभावी कदम, या जहाँ पे अपन शिकायत कर सकते हैं? तो इसके लिए राज्य जो भी कर्मचारी है उनके लिए एंटी करप्शन ब्यूरो है, और CID है सर, उसमें भी कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्र के जो कर्मचारी है उनके लिए हमारे पास सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, और यदि कहीं धन का लेन देन है, हवाला से रिलेटेड है, तो उसके लिए ED और है कोई सर। अधिनियम आप याद नहीं कर पा रहे हैं जो राज्य सरकार के हों या केंद्र सरकार के हों, जिनका सीधा संबंध भ्रष्टाचार को रोकने का है? सर केंद्रीय सतर्कता अधिनियम जो है एक, वो है। दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना अधिनियम जिसके तहत CBI स्थापित हुई थी, एक वो है सर। चलो, वो कौन से प्रोविजंस हैं जो भारतीय संविधान में दूसरे देशों से लिए गए हैं? जी सर। सर भारत में जो मौलिक अधिकार का जो पार्ट है वो अमेरिका से लिया गया है। संघीय व्यवस्था जो है हमारी, वो कनाडा से ली गई है। कर्तव्य, मूल सर, कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य फ्रांस से लिए गए हैं सर, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। और संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन से ली गई। अच्छा, सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? सर मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन अमेरिका का काफ़ी छोटा संविधान है सर। कितने अनुच्छेद हैं उसमें? श्योर नहीं हूँ सर, लेकिन 8 मुझे याद आ रहा है सर। अच्छा, कुछ मौलिक कर्तव्यों क्या आप बता सकते हैं, कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? जी सर। मौलिक कर्तव्य एक तो ये है सर कि हमें अपने जो संविधान के जो हमारे आदर्श रहे हैं, हमें उनकी हमेशा सम्मान करना चाहिए। जो भी पेड़ पौधे पशु है उनका बचाव करना चाहिए। आपस में भाईचारे से रहना चाहिए। हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, उसका गौरवमय इतिहास है, उसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए। महिलाओं को सम्मान की स्थिति से देखा जाना चाहिए। जो 6 से 14 वर्ष तक महिलाओं के, को सम्मान देखा चाहिए, मूल कर्तव्यों में है ये? जिससे महिलाओं के लिए गरिमा को बनाए रखने से संबंधित एक प्रावधान है सर। अच्छा, और 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर शिक्षा दिलाई जानी चाहिए। सर अभी तैयार है। तो शिक्षा के अधिकार को तो अब मूल अधिकार बना दिया गया है, जी सर। तो फिर अब कर्तव्य की क्या जरूरत है जब वो अधिकार के रूप में स्थापित हो जी गया? सर बिल्कुल सर, इसमें थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा मैं। उसमें 14 वर्ष तक के बच्चों का कर दिया, लेकिन उसमें 0 से 6 वर्ष के जो हैं उनको आंगनवाड़ी के थ्रू इस संबंध में एक कर्तव्य जोड़ा गया था। चलिए, आपने कहा कि आप में करुणा का भाव है, जी सर। तो मान लीजिए आप SDM हैं, जी बन जाते हैं, एक कोई महिला है जो बहुत गरीब महिला है, ठीक है। अपने विधवा है, बच्चों के साथ जंगल में रहती है, ठीक तो उसने कोई हरा पेड़ काट लिया है खाना बनाने के लिए, ठीक।
उसकी शिकायत आप तक पहुंच जाती है कि सर भरा पेट काट लिया है। आप बुलाते हो महिला के जैसे मैं तो खाना बनाने के लिए हमेशा से ही जो जंगल की लकड़ियाँ काट के खाना बनाते हैं, ठीक है लेकिन हरा पेट काटना है तो अपराध। ठीक है। वो महिला है, विधवा है, गरीब है, तो आप क्या कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ? सर यदि ये तय हो जाता है कि उन्होंने वाकई में काटा है, इस संबंध में पुख्ता प्रमाण है, तब उन पे जो कार्रवाई होनी चाहिए विधिक रूप से वो तो होगी सर। लेकिन उसके साथ ही उनके जो वापस उन्हें किसी ढंग की जगह पे शिफ्ट करने या पीएम आवास के तहत आवास दिलवाने की एक बार की जो सजा हुई वो तो देंगे सर। उसके अलावा जो भी हम प्रावधान योजनाएं चल रही है, जैसे पालनहार स्कीम में उनके बच्चों की पढ़ाई करवा वो सकते हैं। कहती है सर मुझे पता ही नहीं था कि ये मैं तो शुरू से करती आ रही हूँ, अब मुझे माफ़ करें और मैं आगे से नहीं काटूंगी। सर इस संबंध में जो लीगल प्रावधान है वो मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन जो भी कार्रवाई होगी वो नहीं, उन पे आप एक बार में की जैसे तो होगी। करुणा का भाव है तो आप करुणा नहीं करेंगे कि उसका कोई करुणा सर यदि कोई नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो उसके लिए कोई करुणा नहीं है, लेकिन करुणा का भाव मैं तब दिखाऊंगा सर जब एक बार की उनकी सज़ा पूरी हो जाएगी तो उनके बच्चों के लिए पालनहार योजना कर दी, उनको विधवा पेंशन दिला दी, उनके लिए पीएम आवास के तहत आवास दे दिया, उनको एसबीएम की योजना उसका लाभ दे दिया, उज्ज्वला के तहत गैस के सिलेंडर दे दिए, मनरेगा में नाम जुड़वा सकते वो हैं तो सर, आप बीबीजी सभी को राम। देंगे, इसके साथ क्या विशेष है? वो तो जो उसके लिए पात्र हैं वो सबके लिए ही करेंगे आप। सर उसके लिए एक्चुअली प्रोएक्टिव कदम उठाकर उनके लिए राशन कार्ड भी नहीं होगा उनके पास तो उनको बनाना वो सब कर। चलिए ठीक है। थैंक यू डियर ऑफिसर, अच्छा डिस्कशन चलता है। आप कोरोना में ही हैं, बड़े विद्वान भी आपके पोर्टफोलियो से लगता है, संघर्षशील भी हो, काफ़ी संघर्ष करके प्राइवेट करके आपने किया है और बिलोंग भी राजस्थान से करते हो। जी सर। अपने एक इंटरेस्टिंग एपिसोड से बात शुरू करते हैं। मैं कुछ शब्द बोल रहा हूँ। पीतल पातीले देखी राणा रे सागी सैनानी, नीचे स्यूं धरती खिसक गई, आँखा में भर आयो पानी, के मारो काल जो कांपे है, मूछांगी मोड़ मरोड़ गई, पीतल राणा ने लिख भेजो, आ बात सुना में खठा सही। किस संदर्भ में बात की गई, क्या इशू था? सॉरी सर मैंने एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है। पीतल पातल से रिलेटेड कुछ लग रहा है सर। अच्छा महाराणा प्रताप से। अच्छा, जब वो पत्र लिखते हैं राणा प्रताप, उस संदर्भ में बात कर रहे थे, अपने सरेंडर के लिए पत्र लिखते हैं। मैं पढ़ूंगा सर। ओके, अपनी बातें शुरू करते हैं। चागोस विवाद क्या है? चागोस आइलैंड विवाद या डिएगो गार्सिया। सर ये दोनों जो आइलैंड है वो हिंद महासागर में स्थित है वेरी गुड, और इन पर अब ब्रिटेन का आधिपत्य रहा है। ठीक है। और हाल ही में जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर, चागोस आइलैंड को मॉरिशस, जी सर, मॉरिशस, जी मॉरिशस, बिल्कुल सर, हाँ। मॉरिशस पर को देने से अमेरिका ने अभी जो ग्रीनलैंड विवाद है उसके बाद ये कहा कि ब्रिटेन बदल रहा है इसको वापस देने में। ग्रीनलैंड को, नहीं, चागोस को। चागोस को। ओके, अपने और बिंदु पर बात करते हैं। आप क्या ये मानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने ये गलती कर दी कि पाकिस्तान को जगा दिया? पाकिस्तान तो अपने आप ही गिरता हुआ देश था, टूट रहा था, हमने उसको उठा करके उसको एक प्रकार से जागृत कर दिया है। सर ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि पाकिस्तान शुरू से ही उस पर मिलिट्री का आधिपत्य रहा है और वो शुरू से आप अपना जवाब दो। इससे पहले मैं 3 बातें बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान इसके बाद तेज़ी से चाइना और अमेरिका से रक्षा संबंध में खरीदारी को बढ़ाया है और खाड़ी के देशों के साथ नाटो बनाने की कोशिश भी करता है। सऊदी अरब के साथ इसने रक्षा समझौता भी किया नाटो टाइप का, और इन्होंने सैनिक जो उनके मुनीर साहब हैं उनको उन्होंने शक्तियाँ भी ज़्यादा दे दी है। सर इसमें जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया था वो एक तरह से अनिवार्य था हमारा करना। उसके बाद यदि पाकिस्तान अपनी शक्तियां बढ़ाता है तो हम भारत किसी इस हिसाब से उससे कमज़ोर नहीं है, मुझे नहीं लगता उससे कुछ खास फर्क पड़ेगा। और भारत भी अमेरिका के साथ उसके 4 समझौते हैं, कौम का सापेक का, तो वो भी अमेरिका से अच्छे से टच में है। वेरी गुड, यू आर राइट। राजा, आपने वीडियो का काम किया। एक आम आदमी भारत से राजस्थान मतलब कहीं से भी आता है, यानी आउट ऑफ इंडिया का भी हो सकता है, वो आपसे ये पूछता है कि पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद में क्या फ़र्क है, तो आप संक्षेप में बताओ, कैसे बताओ? जी सर,
ये तीनों जो संस्थाएं हैं वो पंचायती राज की 3 संस्थाएं जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है वो है सर। इसमें सबसे नीचे ग्राम पंचायत होती है, जिसमें ग्राम पंचायत के जो वोटर्स होते हैं वो ठीक है। उसके ग्राम सभा के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है। उसमें वहाँ पे वार्ड पंच होते हैं और सरपंच का चुनाव जो होता है वो डायरेक्ट होता है। इसके अलावा वो पंचायत समिति है, वो कई गाँवों से मिलकर बनी होती है, ब्लॉक लेवल पर होती है। उसके जो सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष वो भी प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ऐसे जिला परिषद हो गया। वो ये पूछे भी इन तीनों का आपस में क्या संबंध है? सर ये एक तरह से हायरार्की हम समझ सकते हैं इसमें कि लेकिन आपने नोट किया कि प्रधान का सरपंच पर कोई कंट्रोल है क्या? सर बिल्कुल कंट्रोल तो है सर एक तरह कैसे, किस तरीके से? कभी कोई बात ही नहीं आती नहीं, पंचायत जैसे से? उन पर वित्तीय जो है वो कंट्रोल तो है ही सर। कैसे? वो फंड्स प्रधान जारी कर सकते हैं सर, पंचायत समिति का जो फंड होता है। नहीं, ग्राम पंचायत को डायरेक्ट पैसा आता है सभी योजनाओं में? डायरेक्ट भी आता है, वो पंचायत समिति के थ्रू भी उन्हें फंड्स मिलता है। थोड़ा तो कहीं बहुत ना मिलता कहीं- है। हाँ सर थोड़ा, लेकिन कंट्रोल तो मिलता कोई है। प्रधान निरीक्षण करता है ग्राम पंचायत का एज ए ऑफिशियल? करते तो नहीं है लेकिन कर सकते हैं सर जहाँ तक मैं। आपका और सरपंच का विवाद हो जाए तो उसको निस्तारण की क्या विधि है? सर वो डिपेंड करेगा विवाद किस प्रकृति का नहीं है। नहीं, निस्तारण की कानूनी प्रक्रिया क्या है? सर वो विवाद किस मैटर में है, यदि जो गलत है, यदि नहीं नहीं, मतलब illegally- गलत है, मतलब विवाद का मतलब ये नहीं है कि कोई लड़ाई हो गई है उनकी। मेरा मतलब किसी ऑफिशियल मैटर को लेकर के मान लो कोई है, मतलब पट्टा है, आप कहते हो बनेगा, आप सरपंच कहता नहीं बनेगा, या सरपंच कहेगा बनेगा, आप कहते नहीं बनेगा, तो फिर उसको विवाद को निस्तारण की लीगल प्रक्रिया क्या है? सर लीगल प्रोसीजर एज सच कुछ है नहीं सर, इसमें कोई प्रावधान। पंचायत समिति में जो समितियां होती है उनका क्या रोल होता है? क्या उसमें ग्राम पंचायत के निर्णय की अपील का प्रावधान है? सॉरी सर मेरे ध्यान में नहीं है। ओके, ईआई इन्फोर्समेंट इसमें फूड एंड सिविल सप्लाईज में अभी कौन कौन सी योजनाएं डील कर रहे हो? सर अभी मूलतः जो एनएफएस है उसी के तहत चलती है। और अभी राशन कार्ड की कोई उपयोगिता है? जी सर बिल्कुल, क्या है? राशन कार्ड आइडेंटिटी जिसको कार्ड कोई फूड सिक्योरिटी नहीं मिलता है या कोई लाभ नहीं मिलता, उसको राशन कार्ड बनाएगा क्या? सर उसके लिए विशेष कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि तो आईडी फिर सरकार बहुत ज़्यादा दबाव क्यों देती है कि राशन कार्ड बनवाओ सिर्फ सर, आइडेंटिटी? राशन कार्ड तो मेनली उन्हीं के लिए बनवाए जा सकते हैं जो वाकई में पात्र है खाद्य सुरक्षा के लिए। राजस्थान टेंडेंसी एक्ट में रास्ते को संबंध में क्या प्रावधान है? सॉरी सर इस संबंध में सरपंच कभी को क्या शक्तियां हैं इसमें? ध्यान में नहीं। आपने कभी एज ए सरपंच डील नहीं किया? नहीं सर, म्यूटेशन डील किए? नहीं सर। नामांतरण? म्यूटेशन सर सीधे सरपंच की आईडी बजाता है, उसमें ग्राम विकास अधिकारी का कोई रोल नहीं। अच्छा, आपका डायरेक्ट रोल, लेकिन ग्राम पंचायत से रोल है, इसलिए आप वो मीटिंग ग्राम- में कार्यवाही तो लिखते हो, जी आप सर। प्रस्ताव पारित होने के बाद ही होता है। जी सर। ओके, फिजिक्स पढ़ी है आपने? जी सर। मैग्नेट्स क्या होता है? सर चुंबक जिसे कहते हैं हाँ, उसमें चुंबक में कई पदार्थों में ये चुंबकीय गुण होता है, कईयों में नहीं होता है, क्यों? सॉरी सर ओके, तो चुंबक लोहे के पास आते ही वो खींचता क्यों है? सर उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है हाँ, उसमें हाँ, यदि कोई you are right. मैग्नेटिक वस्तु आती है तो उसे वो खींचता अच्छा, मैथमेटिक्स में कोई बात कर सकते हैं है। जी सर। क्या? किस टॉपिक पे? सर अब नंबर सिस्टम पे? जी सर। नेचुरल नंबर्स? जी सर, जिसे बोलते जाओ। प्राकृत संख्या कहते हैं। हाँ, हाँ। और वो 1 से शुरू होकर अनंत तक होल नंबर्स? वो 0 से शुरू होकर अनंत तक। और इंटीगर्स? सॉरी सर। माइनस माइनस, बोलते जी हैं? सर बिल्कुल। परिमेय संख्या? परिमेय संख्या है सर जो इनके मध्य की जो संख्याएं होती है प्राकृत संख्याओं के। ठीक है, बटों वाली जितनी भी। जी, और अपरिमेय? अपरिमेय इनके अलावा सर जो भी है। उदाहरण सहित बता दो। अपरिमेय जैसे जो पूर्ण अंक है सर वो, सॉरी सर ये गलत है, जैसे √3 है वो शायद अपरिमेय। डिफाइन कैसे करोगे? Sorry, ध्यान- ओके, यदि आपको सूचना मिलती है कि फलाना चौक में स्थिति की, उस चौक पर दो संप्रदाय के लोग आपस में हथियार लेकर के, लाठी बाटे लेकर के खड़े हुए हैं और पत्थरबाजी की नौबत आ रही है और किसी इशू को लेकर सांप्रदायिक दंगा की स्थिति है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले सर पुलिस फोर्स वहाँ पे भेजेंगे और एक बार ही उनको रुकवाएंगे वहाँ पे ताकि कोई हिंसा ना हो। उसके बाद तब तक वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ के जो प्रतिनिधि है उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि वाकई में मुद्दा क्या है सर, क्योंकि वो कोई छोटा सा मुद्दा होता है और उसे भड़काने के बाद वो दंगे की स्थिति ले लेते हैं। यदि वो सॉल्यूशन त्वरित रूप से है तो सबसे पहले त्वरित रूप से सॉल्यूशन करेंगे, और यदि लगता है वो दीर्घावधिक उसमें कोई सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए हम कोई कमेटी बना सकते हैं या कोई आयोग स्थापित कर सकते हैं ताकि वो बेहतर निर्णय दे और जिसमें दोनों संप्रदाय के सदस्यों को भी लेंगे। और उसके अलावा सर यदि कोई आगजनी या ऐसी कोई घटना हो गई है तो उन्हें हॉस्पिटल की व्यवस्था, एम्बुलेंसेज की या फायर ब्रिगेड की व्यवस्था त्वरित रूप से करवाएंगे। और ई गवर्नेंस और स्मार्ट गवर्नेंस में क्या फर्क है? सर स्मार्ट गवर्नेंस का एक पार्ट ई गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस में मूलतः हम इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करते हैं, जैसे गिव अभियान है अभी एनएफएसए में चल रहा है, तो ऑनलाइन कोई भी व्यक्ति जाके अपना राशन से नाम हटा सकता है। और स्मार्ट गवर्नेंस है
ई गवर्नेंस के अलावा भी कई तरह के हम यूज कर सकते हैं, जैसे सिटीजन चार्टर हो गया, या ज़्यादा से ज़्यादा RTI अधिनियम धारा 4(2) के तहत प्रोएक्टिव रूप से डिस्क्लोजर करना ही सोचना होगा। जी सर। सर ठीक है सर। okay, very good officer, we have good discussion, your interview is over, you may go. थैंक यू सर।